Hello everyone, welcome to YouTube channel of Head Guruji Classes. Myself मयूर परियानी. So finally IPMAT इंदौर ने 2025 के अपने पेपर का कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दिया है, जिसके ऑलमोस्ट एक हफ्ते के आसपास में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा. बट अब तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर्स तो कैलकुलेट कर ही लिए होंगे और कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, मोर और लेस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जैसा ही आएगा. सिर्फ क्यू एमसीक्यू वाला जो सेक्शन है उसका कट ऑफ थोड़ा सा लोअर साइड पे जाएगा, बिकॉज वहां पर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ लास्ट ईयर. बट शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन की बात करें, टीटा सेक्शन की बात करें, तो वहां पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ सकता है कट ऑफ में. दैट मींस लास्ट ईयर जैसे 2024 था उसकी जगह 24 या 28 तक जा सकता है, बिकॉज काफी सारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे. बट जैसा कि आपने अपना पूरा का पूरा पेपर देखा होगा तो उससे ये भी समझ में आया होगा कि एक से दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा गड़बड़ है. एक क्वेश्चन तो पक्का आया इंदौर ने अपने आंसर में गलत, मतलब आंसर की में गलत दिया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन का था. और एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा एम्बिगुअस था, वहां पर दो आंसर्स आ रहे थे बट उन्होंने आंसर जो है वो एक ही केस को कंसिडर करके दिया हुआ है. ये दोनों क्वेश्चंस हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट ही क्लास के बुकलेट में से आ गए, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे. ठीक है, चलो. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शॉर्ट आंसर वाला जो सेक्शन है, क्यू है शॉर्ट आंसर, वो पूरा का पूरा उसके 15 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस करने वाले. पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा. धीरे धीरे ये भी बता दूंगा कि कितना कट ऑफ आ सकता है, ऑल्दो थोड़ा सा डिस्कशन उस पर हमने कर लिया. लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, मोनिका हु इज 18 ईयर्स ओल्ड, यही वो क्वेश्चन है जिसका IIM इंदौर ने अपने आंसर की में आंसर गलत दिया हुआ है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था और काफी इजी क्वेश्चन है. मतलब IIM इंदौर का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी से तो काफी इजी है, बट स्टिल आंसर गलत है. डोंट नो किस कारण से, बट आंसर गलत है. मोनिका हु इज 18 ईयर्स ओल्ड इज 1/3 द एज ऑफ हर फादर. दैट मींस ऐसा बता के रखा है कि मोनिका की जो एज है वो 18 है और उसकी एज अपने फादर से 1/3 है. दैट मींस फादर की एज कितनी हो जाएगी, उसका 3 टाइम्स, दैट बिकम्स 54. द एज एट विच शी विल बी हाफ द एज ऑफ हर फादर इज. हमसे क्वेश्चन में पूछा है जब मोनिका की एज अपने फादर से हाफ होगी तब उसकी वो एज जो होगी वो क्या होगी. तो हम सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये पता कर लेते हैं कि ऐसा होगा कब. तो हम मान लेते हैं कि ऐसा x ईयर्स के बाद होगा. तो x ईयर्स के बाद मोनिका की जो एज है वो फादर की एज से हाफ हो जाएगी. तो x ईयर्स बाद मोनिका की एज हो कितनी जाएगी, 18 + x, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 54 + x, और मोनिका की एज हाफ हो जाएगी. दैट मींस हम इसको इस तरीके से इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और x मिल गया तो बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 2 को यहां ले आएंगे, दिस विल बिकम 36 + 2x एंड दैट इज इक्वल टू 54 + x. x LHS में जाएगा, दिस बिकम्स x इज इक्वल्स टू 18. तो x हमने किसको माना था कि कितने साल बाद ऐसा होगा, और हमको पता चल गया 18 ईयर्स बाद ऐसा होगा. तो अब अगर हम बात करें तो मोनिका की एज 18 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 36, और फादर की एज 18 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, 72. हम देख पा रहे हैं कि मोनिका की एज फादर से हाफ हो गई है, और यही वाली मोनिका की एज पूछी हुई थी कि किस पर्टिकुलर एज पे मोनिका की एज जो है वो फादर से हाफ हो. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 36 फॉर दिस क्वेश्चन. बट IIM इंदौर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर मेंशन किया है वो है 54, जो कि गलत है. तो मे बी पॉसिबल यहां पर बोनस मिले या क्वेश्चन ही ओमिट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन गलत है. आप चैलेंज कर सकते हैं. 21 मई को शाम को 5:30 बजे तक के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खुला हुआ है. आपको पर क्वेश्चन 2000 रुपीज पे करने के बाद ऑब्जेक्शन रेस करना है. तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सही किया है और वो गलत कर दिया गया है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. Moving to next question. Next question बोल रहा है if the polynomial ax square plus bx plus 5 leaves a remainder 3 when divided by x minus 1 and a remainder 2 when divided by x plus 1 then 2b minus 4 is. Basic remainder theorem question. Remainder theorem numbers वाली नहीं, अलजेब्रा में जो हमारी remainder theorem होती है, remainder theorem हमको बताती है कि अगर आपको किसी एक polynomial को किसी दूसरे polynomial से divide करना है और remainder अगर find out करना है, तो remainder find out करने के लिए आपको actual long division करने की नीड नहीं है. जिससे आप डिवाइड कर रहे हो आप उसको 0 से इक्वेट करके वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. उस वैल्यू को अगर आप अपने डिविडेंड में, दैट मींस जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसमें रख दोगे तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. ये बोलती है रिमाइंडर थ्योरम. तो हम x की वैल्यू 1 को यहां रख देते हैं. 1 स्क्वायर इज 1, a इंटू 1 इज a. x की वैल्यू 1 यहां रख देंगे, दिस विल बिकम b प्लस 5. और ऐसा करने से मैंने बताया कि रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर हमको क्वेश्चन में गिवन है 3, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 3. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू -2. ये हमारे पास a और b के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई है. एक सेम कंडीशन ऐसी और है, वहां से हम a और b के टर्म्स में एक इक्वेशन और निकाल लेंगे
और फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यहाँ रख देंगे तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। रिमाइंडर मिल रहा है 2 जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस बार x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सो x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी -1, x की वैल्यू -1 को गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे, दिस विल बिकम a माइनस b प्लस 5। ऐसा करने से जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्वेश्चन में गिवन है 2, सो फ्रॉम हियर वी कैन से a माइनस b इज इक्वल्स टू -3। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशंस इन a एंड b, वी कैन सॉल्व देम एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a माइनस b इक्वल टू -3 हम यहां रख देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2a, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू -5। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज -5/2 and on putting the value of a that is -5/2 in any of the given equation we can find out the value of b। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, -5/2 RHS में जाके +5/2 हो जाएगा, दैट मींस b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ, उसको 2b - 4a में रखना है, तो 2b - 4a में वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू b की वैल्यू हमको मिली है 1/2 -4 इंटू a की वैल्यू हमको मिली हुई है -5/2। इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 1 माइनस माइनस इज प्लस, 20/2 इज 10 एंड 1 + 10 कम्स आउट टू बी 11। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11। बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से लगातार IIM इंदौर अपने पेपर में रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट ईयर तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बट इस बार उन्होंने फिर से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी की होगी सभी ने इस वैरायटी को आराम से क्लास में भी प्रैक्टिस पे किया होगा और एग्जाम में भी कर पाए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ a इज इक्वल्स टू, a एक मैट्रिक्स है 2/2 का, सच दैट a³ इक्वल्स टू, a³ भी हमको गिवन है बट वो p/q/r के टर्म्स में गिवन है, देन p + q+r इक्वल टू, हमको a गिवन है, a³ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस a से a³ निकाल लेते हैं। जो यहां से a³ आएगा और ये जो a³ है इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको p, q और r की वैल्यू मिल जाएगी और बस वहां से हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, a³ निकालते हैं। a हमारे पास है 2n 4 1, a square will become 2n 4 1 into 2n 4 1। Let's multiply, इसको multiply करेंगे, what will this become, 2 into 2 is 4 plus 4n, next element will become 2n plus n, that means 3n, next element will become 8 plus 4, that is 12, and finally 4n plus 1। और अगर हमको a³ फाइंड आउट करना है तो a³ के लिए हम क्या करेंगे, a² और a को मल्टीप्लाई कर देंगे। a² is 4 plus 4n, in second element is 3n, next is 12, next is 4n plus 1, we are going to multiply it by a की वैल्यू है हमारे पास 2n 4 and 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 plus 4n into 2 is 8 plus 8n, और 12n प्लस करेंगे तो 8 plus 20n हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट 4 plus 4n into n, that means 4n square plus 4n plus 3n, so 4n square plus 7n will become our second element। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं बिकॉज पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो पता ही होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। 12 into 2 is 24, 24 plus 4 is 28 plus 16n, ये हमारा a21 वाला एलिमेंट हो गया, दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। और लास्टली 12n plus 4n, दैट मीन्स 16n plus 1, ये हमारी a³ की वैल्यू आ गई है। और यहां पर हमारे पास a³ की वैल्यू क्या गिवन है, 27 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a³ की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। चलो सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 8 plus 20n इज इक्वल्स टू, यहां पर सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा 27 into 4, दैट इज 108, 20n will be equal to 100, which means n is equal to 5। और जैसे ही n की वैल्यू 5 आ रही है, अब आपका यहां पर भी थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाएगी। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, n की वैल्यू 5 रखेंगे, दिस विल बिकम 100 plus 35, that means 135 is equals to 27 into q। इसको सॉल्व करेंगे, q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करें, फिर से n की वैल्यू उठाकर 5 यहां रखते हैं, 16 into 5 is 80, 80 plus 28 is 108, and 108 is equal to 27p, which means p is equals to 4। और फाइनली n की वैल्यू 5 यहां रखेंगे, दिस विल बिकम 80 plus 1, that means 81, and 81 is equals to 27r, which means r is equals to 3। we are having the value of p, q and r, we just have to add them to get the final answer। 5 plus 4 plus 3 is 12, that means इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12।
बस यही करना था। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है बिकॉज n के टर्म्स में आपको a क्यूब तक जाना है, बट अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आराम से इस क्वेश्चन को 2 मिनट्स के आसपास में तो किया जा सकता है, और इतना टाइम तो हमारे पास शॉर्ट आंसर सेक्शन में रहता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 से आईआईएम इंदौर ने पहली बार शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में भी पजल डालना चालू कर दिया है। यहां पर भी इन्होंने ऐसा करा, 3 क्वेश्चंस दिए इस पर्टिकुलर पजल के ऊपर, तीनों क्वेश्चंस उन्होंने जंबल दिए, बट मैं यहां आपके सामने ये तीनों क्वेश्चंस को साथ में लेकर आया हूं बिकॉज एक बार हम उसको सॉल्व करेंगे और तीनों क्वेश्चंस में देख लेंगे कि क्या क्या पूछा हुआ है। ठीक है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। 5 टीम्स ABCDE ईच कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स, हर टीम में 15 मेंबर्स है, दैट मींस टोटल 75 मेंबर्स हो गए, आर गोइंग ऑन एक्सपेडिशंस टू 5 डिफरेंट लोकेशन, ईच टीम इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्किल सेट्स, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर। हर टीम में 3 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन वाले मेंबर्स हैं। However, the number of members from each skill set varies by team, that means किसी में कितने भी बायोलॉजिस्ट, कितने भी जियोलॉजिस्ट और कितने भी एक्सप्लोरर्स हो सकते हैं, उसका नंबर कुछ फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, तीनों में सेम है, 5 में सेम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। एंड ईच मेंबर हैज ओनली 1 स्पेशलिटी, जितने भी मेंबर है उसमें कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके पास 2 स्पेशलाइजेशन हो या 3 हो, सभी के पास एक ही है। द टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स आर इक्वल, ये एक अच्छा नंबर दे दिया। टोटल मिलाकर 75 मेंबर्स है। ठीक है, 75 मेंबर्स में बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स ये तीनों इक्वल है, दैट मींस अनडाउटेडली वी कैन से कि तीनों की वैल्यू 25 25 25 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक काम करते हैं हम, ABCDE ये 5 अलग अलग हमारे पास टीम्स हैं, किस टीम में कितने बायोलॉजिस्ट हैं, कितने जियोलॉजिस्ट हैं, कितने एक्सप्लोरर्स हैं, ये हम ऐसा एक टेबल फॉर्म कर लिया हमने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि टोटल बायोलॉजिस्ट का जो सम है वो 25 है, टोटल जियोलॉजिस्ट का जो सम है वो 25 है, और एक्सप्लोरर्स का जो सम है वो भी 25 है, और हर टीम में 15 मेंबर्स हैं, तो यहां भी 15 लिख लो बिकॉज अब ये एक नंबर बेस्ड पजल हो गया है। कहीं ना कहीं सिर्फ आपको थोड़ा सा स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूशन करना है बेस्ड ऑन द गिवन क्लूज, कुछ क्लूज गिवन है। अनडाउटेडली आप सोचोगे कि ये तो टाइम लगेगा, बट 3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन, दैट मींस आप अगर 6 7 8 मिनट्स में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास 8 मिनट्स में 12 मार्क्स के आसपास स्कोर कर पा रहे हो आप। ठीक है, चलो, एवरी टीम हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्किल सेट्स, मतलब हर टीम में ये जो तीनों मेंबर्स हैं कम से कम 2 तो हैं, 2 से कम मतलब 1 या 0 किसी में भी नहीं है, 2 और मोर, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग इंक्लूडिंग 2 एंड मोर देन 2। ठीक है, नेक्स्ट, टीम C एंड D हैव 6 बायोलॉजिस्ट, ये हमारे पास एक डायरेक्ट क्लू आया, C और D में 6 बायोलॉजिस्ट है, इसको हम एक अलग कलर से कर लेते हैं। C और D में 6 बायोलॉजिस्ट है, एंड टीम A है 6 जियोलॉजिस्ट, टीम A में 6 जियोलॉजिस्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्ट गिवन है। फिर एवरी टीम एक्सेप्ट A हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स, A को छोड़ के हर टीम में नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोरर से ज्यादा है। सिर्फ A में क्या है, नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से कम है या इक्वल है, ज्यादा नहीं हो सकते। वैसे तो आप देख पा रहे होगे तो इक्वल का केस भी खत्म हो गया, क्योंकि 15 में से अगर 6 जियोलॉजिस्ट हैं तो टोटल 9 मेंबर्स बचते हैं, और 9 मेंबर्स में हम दोनों को इक्वल तो रख ही नहीं सकते। तो ए के लिए क्या पता चल गया कि बायोलॉजिस्ट जो होंगे वो एक्सप्लोरर से कम होंगे, उसके अलावा बची हुई चारों टीमों में बायोलॉजिस्ट जो होंगे वो एक्सप्लोरर से ज्यादा होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट, दैट मींस ये जो 5 वैल्यूज है एक्सप्लोरर वाली ये सब डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। एंड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ABCD, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ABCD मींस सबसे ज्यादा E में है, फिर उसके बाद B, सबसे ज्यादा A में है, फिर B में है, फिर C में है, फिर D में है, फिर E में है। ठीक है, और सबका नंबर भी अलग अलग है, नंबर अलग है। सबसे पहले आप यहां पर अटैक कर सकते हो, कैसे अटैक कर सकते हो चलो हम समझते हैं। ठीक है, यहां तक हमने सारे क्लूज देख लिए, अब हमको बस इनको फिल करना है। ठीक है, चलो, एक्सप्लोरर्स का सम है 25। ठीक है, अब हम अगर देखें तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर आने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अगर आप करो तो 6 यहां पर हो चुका है, आपके पास टोटल 9 और बचा हुआ है। अब 9 में आप क्या पॉसिबिलिटी, कम से कम 2 तो देना ही है। ठीक है, और ये वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट मींस इसको थोड़ा सा कम ही होना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी बताया हमको कि बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोरर से कम ही है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास 2 7
ठीक है, 2 यहां जाएगा, 7 यहां जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है 3 6, एक पॉसिबिलिटी है 4 5, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी को कैसे देखना है ये समझना। एक्सप्लोरर वाला जो कॉलम है उसमें ये वाला नंबर सबसे ज्यादा है, इस चीज को बस बहुत अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, अब आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि एक्सप्लोरर्स में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 7। बिकॉज देखो अगर यहां पर 7 से ज्यादा कुछ नंबर आ गया, लेट्स सपोज यहां पर 8 आ गया, तो यहां पर आपको 1 रखना पड़ेगा और सबकी वैल्यू कम से कम 2 तो है ही सही। ठीक है, मतलब यहां पर मैक्सिमम क्या आएगा 7। अब आप एक छोटा सा दिमाग लगा लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना तो इन सबको प्लस करके आता है 28। इन सबको प्लस करके कितना आता है 28, और हमको कितना चाहिए 25। दैट मीन्स हमको 3 हटाना है, 2 वैल्यूज हटानी है जिन दोनों का सम हो जाए 3। 2 वैल्यूज हटानी है जिन दोनों का सम हो जाए 3। तो आप देख पा रहे हो ऐसा सिर्फ और सिर्फ इन 2 को हटाकर ही पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लोरर्स में जो 5 वैल्यूज है ना वो 7 6 5 4 3 ही है, और हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है। आप आराम से टाइप करते जाओ, लिखते जाओ 7 6 5 4 3, इट कांट बी एनीथिंग एल्स। बस आप एक बार सम वाला लॉजिक अगर लगा लोगे तो आराम से पता चल जाएगा। ए के लिए हमको 6 और 7 पता चल गया, मतलब 13 हो गया, 15 में से 13 हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 2। सी के लिए हम देखें तो 6 और 5 11 पता चल गया, 4 बचा है। डी के लिए हम देखें तो 6 और 4 मतलब 10 हो चुका है, यहां पर 5 बचता है। अब बस हमारे पास ये 2 और ये वाली 2 वैल्यूज बची हुई है। अब उसको हम कैसे सॉल्व करें तो चलो वो भी समझते हैं। ठीक है, अब उसको करने के लिए हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को मिलाकर आने वाला है 9। इन दोनों वैल्यूज को मिलाकर कितना आने वाला है 9। ठीक है, अब यहां पर ये जो b है, b में हमको पता है कि b वाले की जो वैल्यू है वो e से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा बता के रखा है हमको क्वेश्चन में कि a के अलावा बाकी हर टीम में बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सप्लोरर से ज्यादा है। अगर एक्सप्लोरर की वैल्यू 6 है तो बायोलॉजिस्ट उससे ज्यादा होंगे, दैट मींस वो 6 से ज्यादा होंगे। और हमने अभी डिस्कस करा था कि 6 से ज्यादा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट मींस 7, क्योंकि 8 हो नहीं सकता। 6 के साथ अगर कोई 8 हो गया तो तीसरी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बस ये 7 पता चल गया, दिस विल बी 2। यहां पर टोटल अगर हम कर रहे हैं तो 2 7 इज 9, 9 and 12 इज 21, 25 बनाना है, दिस विल बी 4, 4 and 3 इज 7, यहां पर हमारा आ जाएगा 8, और ये पूरा का पूरा हमारा केस जो है वो क्रैक हो चुका है। बस अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके करोगे ना, 3 मिनट्स 3.5 मिनट्स के आसपास में इतना हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो 1 मिनट लगना है बस। 5 मिनट के आसपास में एक अच्छी प्रैक्टिस वाला स्टूडेंट तो इस सेट को पक्का लगा लिया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम ई में नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट कितने, तो ई में नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट कितने दिख रहे हैं हमको 4। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 4। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने साथ में ही निकाल के रखा है, यहां पर बोला है द मीडियन नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट अक्रॉस 5 टीम्स। ठीक है, मतलब एकदम स्मूथली नहीं पूछ लिया, मीडियन पूछ लिया। बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं 5 टीमों में उसका मीडियन पूछा है। तो बायोलॉजिस्ट कितने कितने, 2 7 6 6 4, यहां लिखता हूं कितने कितने हैं 2 7 6 6 4, और इन 5 नंबर्स का हमको क्या निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो दिस विल बिकम लाइक दिस, और अब इसका मीडियन चाहिए, दैट मींस सेंट्रल वैल्यू। तो यहां पर सेंट्रल वैल्यू हमको दिख रही है 6, दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आने वाला है 6। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, उसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ टीम्स हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट। ऐसी कितनी टीम्स हैं जिसमें जियोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट से ज्यादा है, ऐसी कितनी टीम्स है। तो देखो फर्स्ट टीम में जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज्यादा है 1, सेकेंड टीम में जियोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट से ज्यादा नहीं है, थर्ड टीम में भी जियोलॉजिस्ट जो है वो ज्यादा नहीं है, फोर्थ टीम में भी जियोलॉजिस्ट जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिफ्थ टीम में ज्यादा है। दैट मींस ऐसी कितनी टीम्स है जिसमें जियोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट से ज्यादा है, ऐसे सिर्फ 2 टीम्स है। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिला 2, एक का मिला 4, एक का मिला 6। ये हमारे ये 3 क्वेश्चंस थे, अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, अच्छे से किया होगा, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इवन आई कैन सीरियसली से कि इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी सभी ने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो काफी डुएबल साइड था, आराम से करना चाहिए एग्जाम कंडीशंस में। लेट्स मूव अहेड। यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस ये एलएन मींस नेचुरल लॉग, लॉग के बारे में बता के रखा है। ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के 21 टर्म्स का जो सम है वो ये गिवन है। तो हमसे m प्लस n की वैल्यू पूछी है, मतलब a और b की जो पावर्स में m और n लिखा है हमसे उन दोनों का सम पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसके 21 टर्म्स का एक काम करते हैं, सम करते हैं। तो लिखते हैं log a बाय b प्लस log
ए अपॉन बी रूट बी, बी रूट बी का मतलब क्या हुआ, बी की पावर 1 इंटू बी की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड कर लोगे दैट विल बिकम बी की पावर 3/2 प्लस लॉग ए अपॉन बी स्क्वायर, एक टर्म और नहीं लिख रहा हूं, प्लस डॉट 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 21 टर्म्स तक जाना है, और इन सबको प्लस करने के बाद हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लॉग ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। ठीक है, अब इसका सम कैसे करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, वी नो दैट लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम इनटू एन, दिस बिकम्स ए बाय बी इंटू ए अपॉन बी रेज 3/2 इंटू ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू डॉट 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 टिल 21 टर्म्स इज इक्वल्स टू ln ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। अब आप दोनों तरफ से लॉग लॉग को एलिमिनेट कर लो, काट लो, कुछ भी कर लो, ये आपको सिर्फ अंदर अंदर वाली जो वैल्यूज है उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू निकालते हैं, उसको इससे कंपेयर करते हैं। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए इन न्यूमरेटर पार्ट को देखना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार लिखा है, 21 टर्म्स तक जाना है तो 21 बार लिखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम ए टू द पावर 21 अपॉन डिनोमिनेटर पे आते हैं तो बी की पावर 1, इसको देखोगे तो ये b की पावर 1.5 है, मैं यहां लिखता हूं b की पावर 1 इंटू बी की पावर 1.5 इंटू बी की पावर 2, अगले टर्म में ऑब्जर्व करोगे तो b की पावर 2.5 आएगा। अगर आप देख रहे हो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और अगर पावर ऐड होगी तो पावर में आपको दिख रहा है कि एक एपी बन रही है। दैट मींस इस एपी के 1, 1.5, 2, 2.5 इस एपी के 21 टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो हम सम लगा लेते हैं एपी का। एस एन इज इक्वल्स टू होता है n/2 दैट मीन्स 21/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस n-1 मीन्स 21 - 1 दैट इज 20, और डी हमको कितना दिख रहा है 0.5, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.5 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12, 12 को 2 से कैंसिल करेंगे दिस विल बी 6 एंड 21 इंटू 6 इज 126 दैट मीन्स बी की पावर में कितना आ रहा है 126, और अगर आप कंपेयर करो तो दैट इज इक्वल टू रिटन एज ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एन। इसको कंपेयर करेंगे तो हमको m के बारे में पता चल रहा है कि m की वैल्यू आ रही है 21 और n की वैल्यू आ रही है 126। we have to find out the sum of m and n, that means we have to find out m plus n. m plus n will be equal to 21 plus 126 that is 147. so 147 will be the answer to this question. हल्का हल्का सा वेरिएशन मारा है, बेसिक लॉग नो डाउट उन्होंने उसमें सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा ऐड कर दिया, बट आईपीएम इंदौर में तो ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं जहां पर सिंगल वैरायटी बेस्ड क्वेश्चन तो कभी भी एग्जाम में आता ही नहीं है। ठीक है, आई गेस दिस वन इज क्लियर एज वेल। वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ log x² - 1 base 3 log 2x² + 1 base 3 and log 6x² + 3 base 3 are the first three terms of an AP, then the sum of the next three terms। ये जो तीन टर्म्स हमको गिवन है, इन तीन टर्म्स के लिए क्वेश्चन में मेंशन है कि ये तीन टर्म्स किसी एक एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगे दैट मींस फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, इन तीनों टर्म्स का सम बताओ। ठीक है, इनिशियली देख के ऐसा लग रहा है कि इन तीनों का सम एक शॉर्ट मतलब इंटीग्रल आंसर कैसे हो सकता है, बिकॉज विदाउट ऑप्शन पूछा हुआ है, बट पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफाई इस तरीके से किया जा रहा है कि उसको सॉल्व करने पे उसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रल वैल्यूज आ रही होंगी। हम सॉल्व करते हैं। पहले तीन टर्म्स अगर हमको एपी में गिवन है, एपी में हम जानते हैं क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, दैट मींस 2b इज इक्वल्स टू a + c। हम यहां पर लिख देते हैं 2 log 2x² + 1 to the base 3 is equals to log x² - 1 to the base 3 plus log 6x² + 3 base 3। ठीक है, यहां पर इस 2 को पावर में भेज देते हैं और log m + log n की प्रॉपर्टी अगर हमने इस तरफ अप्लाई कर दी तो हम log log एलिमिनेट करके सिर्फ जिन टर्म्स का log निकाल रहे हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम लाइक 2x² + 1 होल स्क्वायर is equal to log m + log n लगाएंगे तो that will become log m into n, that means ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। this will become x² - 1 into 6x² + 3। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो पावर में 4 आएगा, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी पावर में 4 आएगा। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी पावर 4 आता है तो हम सबसे पहले उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए हम x² को a मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हमने a बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा 2a + 1 का होल स्क्वायर। 2a + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² + 1 + 4a
दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज a into 6a, that means 6a square. This is a into 3, that means 3a, और -1 into 6a, that means -6a, तो 3a minus 6a -3a हो जाएगा. इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. दिस इज a minus 1 into 6a plus 3. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. a into a 6a स्क्वायर, 3a minus 6a minus 3a, और फाइनली -1 into 3 is -3. इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है. ये पूरी इक्वेशन LHS में जितने भी टर्म्स हैं उन सबको उठा के RHS में ले जाते हैं. 6a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2a स्क्वायर. 4a वहां जाएगा तो -7a हो जाएगा. 1 वहां जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 0. हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कुछ इस तरीके से. 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. 2a कॉमन, दिस विल बिकम a माइनस 4, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, दिस विल अगेन बिकम a माइनस 4. यहाँ से हमारी जो a की दो वैल्यूज आ रही है वो क्या क्या आ रही है. एक आ रही है 4 और दूसरी आ रही है -1/2. और a हमने किसको बोला था, एक्स स्क्वायर को. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यूज आई है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, ये तो पॉसिबल है, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1/2 नॉट पॉसिबल. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4. ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हम इन तीनों टर्म्स में रख देते हैं. जैसे ही मैंने, चलो यहां रखना चालू करता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 रखूंगा, दिस विल बिकम 4 - 1. एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 - 1 3, log 3 base 3, दिस इज 1. यहां पर 4 रखेंगे, 2 into 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सॉरी एक्स स्क्वायर इज 4, यहां मैंने वो गलती कर दी. 4 into 2 is 8, 8 plus 1 9, log 9 base 3, दिस इज 2. यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 रखेंगे, 6 into 4 24, 24 plus 3 is 27, log 27 base 3 is 3. आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमारी एपी कैसी बन रही है 1 2 3. अगले तीन टर्म्स कौन से होंगे, अनडाउटेडली 4 5 6, and we are being asked about the sum of these three terms. That means 4 plus 5 plus 6, we know that is equal to 15. That means the answer to this question will be 15. बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है. इस टाइप का एक सेम टू सेम ऑलमोस्ट सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन आईपीएम इंदौर में पहले भी आया हुआ है. हल्का सा उन्होंने चेंज करा है, बट क्वेश्चन वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसा हम यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में करते हुए आते हैं. काफी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला है, इंग्लिश एग्जाम एंड मैथ एग्जाम वर कंडक्टेड सेपरेटली फॉर अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स. एक 120 स्टूडेंट्स का क्लास है, उसमें इंग्लिश का एग्जाम और मैथ्स का एग्जाम सेपरेटली लिया गया. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथ्स एग्जाम. ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम जितने लोगों ने नहीं दिया, नॉट अपीयर्ड, वो ट्वाइस है. किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स का एग्जाम नहीं दिया. ठीक है, मतलब अपीयर्ड और नॉट अपीयर्ड को लेकर कुछ कुछ डेटा गिवन है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम, अब पास वाला डेटा भी आ गया, मतलब पास और फेल वाला डेटा भी होगा. तो टोटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. किस तरीके से, अपीयर्ड नॉट अपीयर्ड, अपीयर्ड के अंदर पास्ड और फेल्ड, नॉट अपीयर्ड के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, इस तरीके का डेटा है. तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इस तरीके का एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं. इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश में अपीयर्ड कितने, नॉट अपीयर्ड कितने, सेम इज द केस विद मैथ्स. अपीयर्ड कितने, नॉट अपीयर्ड कितने, अपीयर्ड में पास्ट कितने और फेल कितने. यहां पर भी अपीयर्ड में पास कितने और फेल कितने. ठीक है, इसको डिश कर दो. ठीक है, तो अब हमारे पास देखा जाए तो इंग्लिश में 3 डिफरेंट वेराइटीज है. अपीयर्ड एंड पास्ट, दिस वन इज अपीयर्ड एंड पास्ट, दिस इज अपीयर्ड बट फेल्ड, दिस इज नॉट अपीयर्ड. सेम इज द केस विथ मैथ्स. ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फिर से पढ़ते हैं. बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम, दैट मींस डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम, दैट मींस दिस वन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ्स एग्जाम. तो मैथ्स एग्जाम में अगर x स्टूडेंट्स अपीयर नहीं किए हैं तो इंग्लिश एग्जाम में क्या हो जाएगा 2x, बिकॉज इंग्लिश वाले की वैल्यू जो है वो मैथ्स वाले की डबल की बनती. ठीक है, आगे मूव करते हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द मैथ्स एग्जाम is twice the number of students who appeared but failed the English exam. मैथ्स में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो ट्वाइस है. किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड. अपीयर तो हुए हैं बट फेल हो गए हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में अपीयर हुए हैं बट फेल हुए हैं उन स्टूडेंट्स को अगर मैं y बोलूं तो वो जो है उससे डबल किसकी वैल्यू है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द मैथ्स एग्जाम. मैथ्स एग्जाम को पास करने वाले कितने हो जाएंगे 2y. ये हमारे पास
अनडाउटेडली आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम वेरिएबल्स में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा वेरिएबल ज्यादा भी ले रहे हो तो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जितना कम से कम वेरिएबल लो, जितना कम वेरिएबल लोगे उतना कैलकुलेशन इंटेंसिव, मतलब फ्रैक्शंस, एलसीएम, इस तरीके के लफड़े आ सकते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा वेरिएबल हैंडलिंग अच्छा है तो आप आराम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बोला इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम में पास होने वाला, दैट मींस दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड द मैथ्स एग्जाम। मैथ्स एग्जाम फेल होने वाले, लेट सपोज मैंने Z बोल दिया, तो पास होने, इंग्लिश एग्जाम को पास करने वाले कितने हो जाएंगे, 2Z। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड इन इंग्लिश एग्जाम, दैट मींस इसकी, दैट मींस इस क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू पूछी हुई है, Y की। मैंने इतना कुछ बना तो लिया, मेरे से Y की वैल्यू पूछी हुई है, मेरा पूरा फोकस मैं किस चीज को निकालने में लगा देता हूं, Y पे। X और Z की वैल्यू मेरे को नहीं भी पता चलेगा, Y हमारा आंसर होगा, Y हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये इंग्लिश का टोटल हमको पता है कितना था, 120। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 2Z प्लस Y प्लस 2X इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 120। बट अभी तो हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि इंग्लिश का टोटल अगर 120 है तो मैथ्स का टोटल भी तो 120 होगा, और अगर दोनों का टोटल 120 है तो हम दोनों को इक्वेट कर दें। चलो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, लिख देते हैं हम 2Z प्लस Y प्लस 2X, ये इंग्लिश का टोटल हो गया। मैथ्स का टोटल क्या हो जाएगा, 2Y प्लस Z प्लस X। इसको सॉल्व करते हैं हम। Z, वेट अ बिट, दिस वाज X, Z को यहां लेकर आएंगे, Z हो जाएगा, X को यहां लेकर आएंगे, X हो जाएगा, Y को वहां ले जाएंगे, Y हो जाएगा। तो Y की वैल्यू हमको क्या पता चल गई, Z प्लस X, और Y की वैल्यू Z प्लस X क्या हम ऊपर रख पा रहे, चलो देख लेते हैं एक बार। ऊपर वाली इक्वेशन में इन दो टर्म्स को देखो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, Z प्लस X प्लस Y तो अलग से है ही सही, इज इक्वल्स टू 120। Z प्लस X की वैल्यू कितनी गिवन है, Y, यहां हम Y रख देते हैं, तो दिस विल बिकम 2Y प्लस Y, दैट मींस 3Y इक्वल टू 120, विच मींस Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40। और Y ही तो पूछा था, आगे सॉल्व क्यों करें कुछ भी, Y की वैल्यू 40 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यही करना था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर वेरिएबल हैंडलिंग हमारी अच्छी है, थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्मेशन हमारा अच्छा है, हम आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला हुआ है। इफ ABC आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स ऑल लेस देन 100, ABC 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है, डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत अच्छे से फोकस करना, ऑल लेस देन 100, सबकी वैल्यू 100 से छोटी होगी, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B प्लस मॉड्यूलस ऑफ B माइनस C इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C माइनस A, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ B इज, B की वैल्यू को हमको मैक्सिमम करना है। अब अगर मेरे को बताओ B की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो मैं A, B और C में तीनों में B को सबसे बड़ा मान लूं। चलो एक बार हम मान लेते हैं कि B सबसे बड़ा है। A और C के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, A बड़ा हो सकता है C से, या A छोटा हो सकता है C से, B सबसे बड़ा है, ऐसा हमने मान लिया। अब बात करते हैं यहां पर मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B, A माइनस B, A और B में कौन बड़ा है, B बड़ा है, तो ये खुलेगा कैसा, मॉड्यूलस कैसा खुलेगा, B माइनस A बन के खुलेगा, प्लस B माइनस C, B ऑलरेडी बड़ा है तो B माइनस C बन के ही खुलेगा, इज इक्वल्स टू, इसमें C और A में कौन बड़ा है, यहां पर आप दो केस बना सकते हो, एक केस बना सकते हो कि C A से बड़ा है, एक केस बना सकते हो A C से बड़ा है। ठीक है, अभी हम क्या मान के चलते हैं कि चलो C A से बड़ा है, तो इसको C माइनस A लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, माइनस ए कैंसिल हो गया, C वहां जाएगा तो दिस बिकम्स 2B इक्वल टू 2C, विच मींस B इक्वल टू C, और B और C इक्वल हो गए, बट इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर शुड बी देयर, दैट मींस B और C इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमने C ग्रेटर देन A वाला केस लिया था ये गलत है। और अब आप सोचोगे अगर C ग्रेटर देन A वाला केस गलत है, तो जब मैं A ग्रेटर देन C लेकर इसको C माइनस A की जगह A माइनस C लिखता, तब क्या होता, B इक्वल टू A आ जाता, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है वो A और C दोनों से बड़ा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब B इनमें सबसे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। अब सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो B को हम सेकंड नंबर पे ले आते हैं, मतलब B के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो B सबसे बड़ा होगा, या तो इन तीनों में सेकंड नंबर पे होगा, या तो थर्ड नंबर पे होगा। फर्स्ट हमने सबसे पहला ट्राई क्या कर लिया कि B सबसे बड़ा नंबर है, अब हम ट्राई करते हैं कि B सेकंड नंबर पे। ठीक है, अगर B सेकंड नंबर पे तो हम कुछ ऐसा मान के चलते हैं। अब आप सोचोगे यहां पर कि A को ही बड़ा कैसे ले लिया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हमने केस लिया हुआ है। अब आप यहां पर ये भी सोच सकते हो कि A को ही बड़ा क्यों लिया, C को क्यों नहीं लिया, तो वो दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, पहले हम A को लेके देख रहे हैं, हमारा मेन फोकस किस पे है, B पे, और B पे मेन फोकस है, दैट मींस हम B को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। एक केस हमारे पास तो ये भी पॉसिबल है कि B सबसे छोटा हो,
बट हमको जब बी को मैक्सिमाइज करना है तो बी को हम सबसे छोटा वाला केस तो लास्ट में ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाते हैं तो ए अगर बी से बड़ा है तो ये कैसा खुलेगा, ए माइनस बी। बी अगर सी से बड़ा है तो ये कैसा खुलेगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए बड़ा है तो सी माइनस ए नहीं खुलेगा, वो कैसा खुलेगा, ए माइनस सी खुलेगा। यहाँ आप देख पा रहे हो तो ए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो रहा है, ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस सी आ रहा है विच इज ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पर बी पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा केस है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स बी यहाँ पर इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर नहीं है, बट बी इन तीनों में सबसे छोटा नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमको सबसे बड़ी वैल्यू देना है ए को, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देना है बी को। नंबर बोल के रखे हैं सारे नंबर्स लेस देन 100 होने चाहिए, लेस देन 100 मतलब 100 भी नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं ले सकता हूं वो हो सकती है 99 और वो हमको देनी पड़ेगी ए को। तो अगर ए की वैल्यू 99 हो गई तो बी की वैल्यू उससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर दे देंगे, दैट मींस 98। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 98। अनडाउटेडली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो एग्जाम कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन टफ चलते हैं, हर बार ही आते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था जहां पर आपको काफी अच्छे अच्छे लॉजिक्स लगाने पड़े थे। ऑल्दो एक हिट एंड ट्रायल वाला जरूर मेथड है, उस मेथड से कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी किया जा सकता है, बट एग्जाम प्रेशर में कई बार वो चीजें क्लिक नहीं होती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है m and n आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 7m प्लस 11n इज इक्वल्स टू 200। तो हमसे m प्लस n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी हुई है। क्लास में कम से कम 20-30 बार कर दिया होगा इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने। सेम इस वैरायटी के, नॉट नेसेसरी कि नंबर्स भी सेम है, कम से कम 20-25-30 बार इस क्वेश्चन को क्लास में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है हमको, सिंगल इक्वेशन डबल वेरिएबल है, अनडाउटेडली m और n की फिक्स वैल्यूज तो नहीं मिलेगी, मोर देन वन सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगी। कैसे निकालते हैं, 7m इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 200 माइनस 11n, और यहां से m की वैल्यू अगर हम निकाल दें, यहां से m की वैल्यू निकाल दें तो दिस विल बिकम 200 माइनस 11n अपॉन 7। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप पहले 200 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस पे प्ले करो, बट मैं बोलता हूं कि ऐसे भी करोगे तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का इनडायरेक्टली मीनिंग होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हम m और n के लिए यहाँ पर कुछ सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इस तरीके का एक कॉलम बना लेते हैं। n की वैल्यू हमने सबसे पहले अगर 1 ली, n की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो दिस बिकम्स 200 माइनस 11 दैट इज 189, और 189 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 27 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद की वैल्यूज निकालने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। m की जो वैल्यू है वो n के कोएफिशिएंट के हिसाब से चलेगी और n की जो वैल्यू है वो m के कोएफिशिएंट के गैप में चलेगी, ठीक है। आप यहां पर n की वैल्यूज, n की अगली वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है ना, तो m का कोएफिशिएंट देखो 7 के गैप में आएगी, दैट मींस यहां पर 8 आएगा, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा, 11 के गैप में आएगी और ये वाली वैल्यू गिरेगी, दैट मींस 16 हो जाएगी। आप चाहो तो रख के देख लो एक बार, n की वैल्यू 8 रख के देखो, यहां पर 11 इंटू 8 इज 88, 200 में से 88 माइनस करोगे 112 आएगा, 112 को 7 से डिवाइड करोगे बिल्कुल 16 आएगा, ठीक है। एक बार 7 का गैप आया तो एक बार और 7 का गैप निकालो, फिर इधर और 11 का गैप करो। यहां पर अब इसके बाद वाला केस हमारा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तो ठीक है, चलो मैंने 7 बढ़ा के 22 कर दिया, बट जैसे ही मैं यहां पर 11 करूंगा ये नंबर एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में m और n की कितनी सेट ऑफ वैल्यूज है, 3, और 3 वैल्यूज है, बट हमको उसमें m प्लस n का मिनिमम सम पूछा है। यहां पर हम m प्लस n देखें तो कितना आ रहा है 28, इस केस में m प्लस n देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 24, और इस केस में m प्लस n देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 20, और 24, 28 और 20 में मिनिमम वैल्यू कितनी है 20, दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। वेरी 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 ट्रेंडिंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। लगातार इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में दिखते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, ठीक है। आई गेस समझ में आया होगा कैसे किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर टचेस द एडजेसेंट साइड AB एंड BC ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक ABCD स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले, हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। एक सर्कल है जिसका रेडियस 13 है, वो AB और CD को, AB और BC को टच कर रहा है M और N पे, दैट मींस इसको M पे टच कर रहा है, इसको N पे टच कर रहा है। AB की वैल्यू 18 है, अगर किसी स्क्वायर की एक साइड 18 गिवन है तो चारों साइड्स 18 होंगी। एंड द सर्कल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स। देखो इनिशियली क्या बोल के रखा था कि सर्कल टच कर रहा है AB और BC को, और अब बोला है कि वो सर्कल CD और DA को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस
कुछ इस टाइप का यहां पर फिगर बनेगा, एग्जैक्टली सेम फिगर के पीछे तो नहीं जाना, कंसिडर कर लेना कि एक सर्कल है, नो डाउट बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है, बट कंसिडर कि एक सर्कल है, ठीक है। ए बी को उसने किस पॉइंट पर टच करा है, एम पर, बी सी को उसने टच किया है किस पॉइंट पर, एन पर, सी डी को उसने इंटरसेक्ट करा है किस पॉइंट पर, पी पर, और डी ए को इंटरसेक्ट करा है किस पॉइंट पर, क्यू पर। देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीएमडी, पीएमडी मतलब कौन सा ट्राइंगल हो रहा है यहां पर, ये वाला ट्राइंगल का हमसे एरिया पूछ लिया गया है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ये वाला, इसका हमसे क्या पूछा गया है, एरिया, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालना है वो हम समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, हाफ इंटू बेस, बेस अगर इस ट्राइंगल का आप देखोगे तो कितना दिख रहा है, डीपी, इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो वो इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही एक स्क्वायर का साइड है, ठीक है। दैट मींस अगर ये वाला साइड 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा 18, तो इस साइड को, हाइट को मैंने 18 लिख दिया, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9 इंटू डीपी। बस अब हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है, डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करें वो समझते हैं। दैट मींस यहां से लेकर यहां तक की हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट सपोज इस सर्कल का सेंटर कहीं यहां पर है, किसी भी सर्कल से अगर आप ये देख पा रहे होगे कि ये ए बी जो है इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, और सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन जाती है वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये लॉजिक अगर नहीं भी लगाओ तो भी आप देख पा रहे होगे कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितनी है 13। अगर ये 13 है और टोटल 18 है, दैट मींस इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इतने की वैल्यू हो गई 5। अब हम एक काम करते हैं, यहां से लेकर ऐसा एक ड्रॉप कर देते हैं, ये भी तो रेडियस है, दैट मींस ये भी तो 13 है। अब आप देखो यहां पर ये वाला और ये वाला, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसी सोचो जिसमें 5 और 13 आता है, तो 5 12 13 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, दैट मींस दिस वैल्यू विल बिकम 12। बस ये 12 आ गया। अब सिर्फ हमको इतना वाला पार्ट और पता करना है, ये पार्ट जैसे ही हमको पता चला कि समझ लो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहां पर एक ऐसी डॉटेड लाइन बना दूं, ऐसी एक लाइन यहां पर ऐसी बना दूं, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक तो आप देख सकते हो कि क्या है, फिर से सर्कल का रेडियस है, दैट मींस ये वाली साइड फिर से 13 है। अगर ये 13 है तो ये कितनी बच गई 5, और यहां से यहां तक अगर 5 है तो फिर यहां से यहां तक भी तो 5 ही होगी, बिकॉज वो उसके बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग ही है। दैट मींस डीपी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12 + 5, दैट मींस 17। तो 9 × 17 कम्स आउट टू बी 153। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 153। अगेन एक अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम कंडीशंस में अच्छी प्रैक्टिस के बाद ज्योमेट्री में क्लिक हो जाता है, नहीं भी तो स्टार्टिंग में हमने जितने क्वेश्चंस करे वो काफी इजी क्वेश्चंस थे, तो ऐसा वाला क्वेश्चन मे बी पॉसिबल आपसे मिस हुआ हो, बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अर्पिता एंड निकिता वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइन्ड जॉब इन 12 डेज। दोनों मिलकर, अर्पिता और निकिता दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। इफ अर्पिता वर्क्स इनिशियली टू कंप्लीट 40% ऑफ द जॉब एंड द रिमेनिंग जॉब इज कंप्लीटेड बाय निकिता अलोन, देन इट टेक्स 24 डेज। मतलब अगर दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं तो 12 डेज लगते हैं, लेकिन इनिशियली पहले अकेले अर्पिता ने 40% काम कर लिया और रिमेनिंग 60% काम अकेले निकिता ने करा। इस केस में जब दोनों का टाइम कंबाइन किया, दैट मींस टोटल टाइम निकाला, तो टोटल टाइम कितना आ गया 24 डेज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि निकिता अगर शुरू से पूरा का पूरा काम अकेले करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। हमारे पास यहां पर डेटा लिमिटेड है। सबसे पहले हम 12 का कुछ मल्टीपल उठा लेते हैं और उसको वर्क डन कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज हमने 12 का एक मल्टीपल उठा लिया 60, ठीक है। अगर अर्पिता और निकिता 12 डेज में 60 यूनिट्स करेंगे, दैट मींस एक दिन में कितनी यूनिट्स हो जाएंगी 5 यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है। अब एक दिन में 5 यूनिट्स हो जाएंगे, इट कैन बी एनीथिंग 1 4 2 3 3 2 और डेसिमल प्रोपोर्शन इज आल्सो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो अब हमको क्वेश्चन में बोला है 40% काम किसने करा है, अर्पिता ने। तो 60 का 40% हम निकालेंगे तो अर्पिता का काम पता चल जाएगा कि उसने 24 यूनिट्स करा है, और 24 यूनिट्स अगर अर्पिता ने करा है दैट मींस 36 यूनिट्स किसने किया होगा, निकिता ने किया होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब काम कंबाइन किया गया तो ये पता चला कि टोटल मिलाकर 24 डेज लगे, ठीक है। अब वो कैसे निकाले, तो अर्पिता ने 24 यूनिट्स काम करी है,
क्या हम ये पता कर सकते हैं अर्पिता एक दिन में कितना करेगी? तो हमको पता है अर्पिता और निकिता का दोनों का एक दिन में मिलाकर 5 है। अगर मैं अर्पिता के वर्क एक दिन के काम को x बोल दूंगा तो निकिता का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 - x। ठीक है, अगर अर्पिता एक दिन में x यूनिट्स करती है तो 24 यूनिट्स के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 24/x। सिमिलरली अगर निकिता एक दिन में 5 - x यूनिट्स करती है तो 36 यूनिट्स के लिए उसको टाइम लगेगा 5 - x। और अर्पिता का टाइम प्लस निकिता का टाइम मिलाकर क्वेश्चन में हमको गिवन है 24। We just have to solve this equation. Undoubtedly, it is going to be a quadratic equation. इस quadratic equation को solve करके हमको x के बारे में पता चल जाएगा और उस हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 12 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। दिस विल बिकम 2/x प्लस 3/5 - x इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 - 2x प्लस 3x अपॉन में 5x - x स्क्वायर को RHS में ले जाएंगे तो 2 × 5x इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 मीन्स -2x स्क्वायर। इन सारे टर्म्स को यहाँ ले आएंगे, 2x स्क्वायर यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 10x यहाँ आके माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी अभी कितना बचा हुआ है? -2x प्लस 3x दैट मीन्स x, और x माइनस 10x हो जाएगा -9x। और कांस्टेंट तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, दैट मीन्स +10 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ -4x - 5x में, +10 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे, दिस बिकम्स x - 2, -5 कॉमन ले लेंगे, दिस अगेन बिकम्स x - 2 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की जो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 5/2। अब अगर x की वैल्यू 2 आई है, अगर x की वैल्यू 2 आई है दैट मीन्स अर्पिता अगर एक दिन में 2 यूनिट करेगी तो निकिता एक दिन में 3 यूनिट करेगी। और अगर अर्पिता एक दिन में सेकंड केस के अकॉर्डिंग 5/2 मींस 2.5 यूनिट करेगी तो निकिता भी 2.5 यूनिट करेगी। अब यहां से देख के हमको ये चीज समझ में आती है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि निकिता को कितने दिन लगेंगे अगर वो काम अकेले करेगी, तो हमारे पास निकिता के लिए 2 ऑप्शन है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस क्वेश्चन में भी आपको 2 अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं। एक बार निकिता का वन डे वर्क हम 3 यूनिट्स मान के सॉल्व कर सकते हैं और एक बार 2.5 यूनिट्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केस में आपका आंसर आएगा, बट आईपीएम इंदौर का जो आंसर की आई है उसमें जो फाइनल आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, जो कि सिर्फ फर्स्ट वाले केस को कंसिडर करके दिया हुआ है, जबकि सेकंड वाले केस को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो आंसर 24 आएगा। दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि किसी का भी जो वर्क होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगी कि नहीं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने आंसर 24 लिखा है, ठीक है, उनका गलत लिखा हुआ है वहां पर, क्योंकि सही आंसर उन्होंने 20 देकर रखा है, बट दोनों आंसर्स पॉसिबल है। कैसे आ रहा है वो? अगर निकिता एक दिन में 3 यूनिट करती है और उसको 60 यूनिट्स करना है तो टोटल टाइम लगेगा 60/3 दैट मीन्स 20। और सेकंड केस से अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट विल बी समथिंग लाइक 60/2.5, जिसको सॉल्व करेंगे तो 24। तो 20 और 24 दोनों सही आंसर्स हैं। दैट मीन्स यहां पर भी आप क्या बोल सकते हो कि अगर हमने 20 मार्क करा है तो भी हमको मार्क्स मिलेंगे, 24 मार्क किया तो भी मार्क्स मिलेंगे, या तो फिर सबको बोनस मिलेगा या फिर क्वेश्चन ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? आई गेस दिस इज क्लियर एज वेल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कोई भी हो सकता है। एक भी पिछले 5-6 साल में कोई पेपर नहीं बना है जिसमें फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, और ये फैक्टर्स का तो क्वेश्चन इससे ज्यादा सेटर आई डोंट थिंक कि कोई भी मिल सकता है। आपसे सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन भी देकर रखा है, ऐसा भी नहीं कि कोई नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करवाया गया है, नंबर भी देकर रखा है पूरा प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में, और उसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स पूछे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए आपको किसी भी नंबर की सिर्फ इवन पावर्स पे अटैक करना होता है। यहां पर हम जानते हैं कि हमारे पास 3 की कौन कौन सी पावर्स हैं, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4 एंड 3 to the power 5। इसमें इवन पावर्स कौन कौन सी है? 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक 3 पावर्स फ्रॉम 3 to the power 5। सिमिलरली अगर मैं 5 की पावर 8 की बात करूं तो 5 की पावर 8 में हमारे पास 0 से लेकर 8 तक की पावर्स अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर इवन पावर्स कौन कौन सी हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8, मतलब 5, तो इनटू कर देंगे 5। और फाइनली 7 की पावर 2, तो 7 के लिए हमारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं? 0, 1 एंड 2। इवन पावर्स कौन कौन सी है? 1 एंड दिस वन इज 2, सो इनटू 2, 3 into 5 into 2 comes out to be 30। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आने वाला है? 30। सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन
मतलब इतना इजी क्वेश्चन फैक्टर्स में पूछेंगे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैक्टर्स का क्वेश्चन आएगा ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तो 50 बार किए हुए होंगे स्टूडेंट्स ने, बट ऐसे ही क्वेश्चंस के कारण तो आप लोगों का कट ऑफ रीच हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही हमको उठाने चाहिए। बीच में अभी हमने देखा 2 to 3 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, वैसे क्वेश्चन स्किप करके अगर आप ऐसे क्वेश्चंस उठाते हो ना तो आराम से आप कट ऑफ तक तो पहुंच सकते हो। इवन इस बार तो काफी स्टूडेंट्स ने टीटा इस वाले सेक्शन में 8, 8, 9, 9, 10 इवन 12 क्वेश्चंस तक भी सही किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। 8 teams take part in a tournament where each team plays against every other team exactly once। इसका मतलब क्या हुआ? 8 टीम से एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें हर टीम ने हर दूसरी टीम से एक बार मैच खेला है। ऐसा पढ़ते ही सबसे पहले आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बिकम 8c2 एंड द वैल्यू ऑफ 8c2 इज 28, ठीक है। आगे बोला है इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक किसी साल, 1 टीम गॉट सस्पेंडेड आफ्टर प्लेइंग 3 मैचेस ड्यू टू अ डिसिप्लिनरी इशू। The organizers decide to proceed nonetheless with the remaining matches. The total number of matches that were played in the tournament। मतलब क्या हुआ? एक टीम ऐसी रही जिसने, अच्छा सबसे पहले हम इस चीज को समझने के पहले ये समझते हैं हर टीम ने कितने कितने मैचेस खेले। तो देखो एक पर्टिकुलर टीम की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है ए, तो वो अपने अलावा बाकी 7 टीमों के साथ खेलेगा। मतलब देखा जाए तो हर टीम ने 7 मैचेस खेले हैं, ठीक है। हर टीम के 7 मैचेस, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 7 × 8 56, यहां पर डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। हर टीम ने 7 मैचेस खेले। इन 8 टीम्स में से एक टीम सिर्फ ऐसी रही जिसने 3 मैचेस खेले, मतलब उसने अपने 4 मैचेस कम खेले। दैट मींस उस टूर्नामेंट में उस टीम के होने वाले 4 मैचेस नहीं हुए होंगे, तो वो 4 मैचेस हम इसमें से हटा देंगे। वी विल बी गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो हुए होंगे, दैट वाज 24। तो बस 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करके एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हो कि जो टीम टूर्नामेंट से सस्पेंड हो गई उस टीम के अलावा बची हुई 7 टीम्स के टोटल नंबर ऑफ मैचेस आप निकाल लो, तो दैट विल बी 7c2, दैट मींस 21। और अब जो टीम सस्पेंड हुई है उसने अपने कुछ मैच तो खेले ना, कितने मैच खेले? 3 मैच, तो 3 मैच आप इसमें प्लस कर दो तो भी 24 आ जाएगा। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गेम्स, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कवर करता ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 15 क्वेश्चंस जो कि आईपीएम इंदौर ने 2025 में अपने शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में पूछे। आप सभी लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ आप ऐसा बता दो कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, सेक्शन वाइज अलग अलग बताना, जिससे मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा नहीं मिलेगा। सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। जो अभी आज के दिन तो काफी एंजाइटी रहती है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उनको एंजाइटी रिलीव करने के लिए आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं। डू शेयर द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब so that we can bring some more videos to you like this. So that will be it from my side. Thank you.